की आजादी को आज 73 वर्ष हो गए। इस मौके पर तरह तरह की घोषणाएं होती हैं, परंतु खेती किसानी में जुटा हुआ जो व्यक्ति है वो चाहता है शायद किसी दिन उसकी जिंदगी खुशहाल होगी। क्रेडेंट टीवी ने इसी कारण आज से नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, क्रेडेंट किसान। ये कार्यक्रम आपको प्रत्येक रविवार को शाम 7 बजे सुनाई देगा, दिखाई देगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि किसान केंद्रित कृषि उद्योग की जगह किसान संचालित कृषि उद्योग हों। भारत के किसान वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं। कई जगह दुनिया में देखा तो कहते हैं कि आपके किसान तो आदर्श हैं। ये सब संभव हुआ मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार से, और उस परिवार का प्रारंभ तो हरियाणा से हुआ, पर प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ जो सुपर कंप्यूटर हैं भारतीय कृषि के, उनका सहयोग रहा। अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल से 50-52 जो किसान वैज्ञानिक बने हैं और जिन्होंने इतिहास में नाम कमाया है वे नहीं बन पाते। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ का। नमस्कार। नमस्कार। राठौड़ साहब महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले आप ICAR में कृषि शिक्षा के उप महानिदेशक थे। भारत में जो नई कृषि शिक्षा प्रणाली दिखाई दे रही है उसके प्रारूप में आपकी बड़ी भूमिका रही। राठौड़ साहब, सबसे पहले हम स्वाधीनता दिवस पर आपको बधाई देते हुए ये चाहेंगे कि भारतीय किसान वैज्ञानिक, भारतीय किसान किस भूमिका में है, आप कैसे देखते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधु साहब का, और हमारे क्रेडेंट टीवी के सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को दिया। और वाकई में देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं उसको सही तरह से सार्थक रूप से मनाने का एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत हम अपने किसान भाइयों को याद कर सकें। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएशन किया है हमारे क्रेडेंट टीवी ने, और मैं मधु साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखा जाए तो किसानों ने जैसा कि आप बता रहे थे 73 साल हो गए हैं। 1947 में हमने आजादी प्राप्त करी थी, और उसके बाद निरंतर हमारे किसान भाई इस कार्य कर रहे हैं। अगर हम हमारा अनाज का उत्पादन देखते हैं तो 1947 में करीब वो 4.9 करोड़ टन ही था, और वो बढ़ता बढ़ता अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 29.3 करोड़ टन हो गया है। जिसमें गेहूं को अगर हम देखें तो गेहूं का ही 10.6 करोड़ टन के करीब है, और चावल को अगर हम देखें तो वो करीब 12.6 करोड़ टन है। तो आप इस सारी चीजें देखने से ये लगता है कि हमने अनाज का उत्पादन करीब 6 से 6.5 गुना हमने बढ़ाया है। इसी तरह से अगर हम हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को देखते हैं, उसमें भी हमने करीब 9 गुना हमने उसका उत्पादन बढ़ाया है। दूध के उत्पादन में पिछले 10 साल से हम प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं विश्व स्तर पर, और इस साल भी हमने करीब 18.7 करोड़ टन गेहूं दूध का उत्पादन किया है। और हमारा विश्व में, जैसा मैंने कहा कि प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान पे अगर अमेरिका को भी कंपेयर करें तो अमेरिका भी हमारे से उनका उत्पादन 25% कम है हमारे उत्पादन से। तो ये इन सारी चीजों को देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाइयों ने हमारे साथ जितने भी तरह की दिक्कतें थी कृषि के फील्ड में, और उसको इस स्तर पे ला दिया कि हर पूरा विश्व ये मानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और ये अपने आप सक्षम है, अपने किसी भी देश के ऊपर आधारित नहीं है। अगर आप दूसरे अफ्रीकन कंट्री को देखें तो उनके पास दूसरे मिनरल मैटर कई दूसरी चीजें हैं, मगर उनके पास अपना खुद का उत्पादन नहीं है। यही चीज अगर बहुत सारे डेवलप कंट्री का भी ऐसा ही है कि वो बहुत कुछ सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर रहे हैं, मगर जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो काम हमारा बहुत अच्छा है। जहाँ अनाज का उत्पादन 6 गुना हो गया है, हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 10.5 गुना के करीब हो गया है, मछली का उत्पादन करीब 16 गुना हो गया है। इस साल हमने करीब
1.36 करोड़ टन मछली का उत्पादन किया है। दूध का उत्पादन तो मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरह की ये सारी चीजों में हमारे किसान भाइयों का ही योगदान रहा है। अन्यथा तो एक एक समय ये भी था कि हमारे देश में हम लाल गेहूं खाते थे। मेरे को याद है 1966 67 तक हम लाल गेहूं पे आधारित थे, और वो लाल गेहूं ऐसा था कि घरों में भी पोल के बाहर रख देते थे। वहां उसको ना तो कोई जानवर खाता था और ना ही कोई बाल चोरी होता था, मगर वो हम बाध्य थे कि हम सब उसको खाएं। और आज हमारा उत्पादन हम इस स्तर पे हो गए हैं कि हमने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्पादन किया है और इसी दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं। मगर फिर भी आज जब हम विश्व के कई विकासशील देशों से हम अपने आप की तुलना करते हैं, तो हमें हमारा जो उत्पादकता है वो कुछ हद तक कम आके गई है। इसलिए जरूरी है कि हमारा उत्पादन खूब अच्छा है, मगर उत्पादकता हमें बढ़ानी है, आमदनी हमें बढ़ानी है। बहुत सी बार जब हम क्वालिटी और गुण की बात करते हैं तो हमारा उत्पादन में बहुत कुछ ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। इसलिए उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी मांग कम है। तो उस दिशा में भी हमें काम करना पड़ेगा कि हमें क्वालिटी प्रोडक्शन हम किस तरह से बढ़ाएं। और एक वातावरण का बदलाव तो आपने देखा, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, और उस क्लाइमेट चेंज के कारण हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तो कृषि का क्षेत्र भी बहुत प्रभावित हुआ है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जब अभी लॉकडाउन पीरियड में जब सब कुछ बंद हो गया था, फिर भी किसानों की एक्टिविटी चलती रही। मार्च के महीने में किसानों के पास गेहूं की फसल खड़ी थी और उन्होंने बड़े साहस के, हिम्मत के साथ गेहूं की फसल काटी। उसके बाद राज्य सरकार ने और काफी सहायता दी जिससे कि उनको उचित मूल्य मिल पाया। भारत सरकार ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिसाइड किया उसके तहत ये सा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे, अगर हमारी पूरी पिछले 73 साल की जर्नी देखें, भले आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करीब 15% ही नेशनल जीडीपी से हमारा एग्रीकल्चर को फायदा हो रहा है, मगर बिना एग्रीकल्चर के हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काम में नहीं आ सकता और हमारा जो सर्विस सेक्टर वो भी काम में नहीं आ सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी तो कृषि क्षेत्र ही है, और कृषि क्षेत्र में हमने इतनी ऊंचाइयों पे हम पहुंच गए हैं, और इसी दिशा में अगर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा लें तो हमारे बराबर कोई सानी नहीं होगा। और विश्व के जो 204 जो कंट्री हैं उन सब में हम, हमारी ऊपर ऊपर का स्थान रहेगा। और हम निश्चय ही एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कुछ नवाचार कर रहे हैं। यह मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों का तो योगदान है, सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है और बाकी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की है। 73 साल का एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 73 साल तो हमारी एवरेज लाइफ भी नहीं है, और इसमें हमारी खेती ने अच्छा एक स्थान लिया है। पर उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों का, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपने देखा होगा नेशनल जितनी भी नेचुरल कैलेमिनिटीज होती है, बहुत सी जगह ज्यादा बारिश होती है, कहीं अकाल पड़ता है, कहीं पे बेटाइम पे ओले पड़ जाते हैं। हमारे राजस्थान में तो दिक्कत है कि ये टिड्डी दल और टिड्डियों का दल पूरा का पूरा आके हमारे किसान भाइयों की पूरी फसल को चौपट कर जाता है। इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई, वो राजस्थान हो या पूरे 28 राज्य है हमारे देश में, और इसी तरीके से हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस दिशा में मैं मधु साहब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शुरू से ही इस दिशा में लगे रहे, और आपका एक उद्देश्य था। आपने जब शुरुआत जब ये करी थी, मेरे को याद है वो दिन जब आप मेरे से मिले थे और आपने कहा था कि किसान भाइयों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो उसी बातचीत में चलते हुए आपने ये कहा था कि किसानों ने बहुत कुछ नवाचार किए हैं, और उसके बाद आपने कहा था कि हमारे जो फार्मर हैं वो फार्मर साइंटिस्ट है, एक ऐसा फोरम बनाया जाए। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे भले हम 54 किसान ही, हमारे पास 54 या 55 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वाकई में वो तो सम्माननीय है। और मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो तो पूजनीय भी हैं। राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, उनको आगे बढ़ के उनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ नवाचार किए। उनकी बहुत सारी रचनात्मक क्रियाओं से एग्रीकल्चर का फील्ड आगे बढ़ा है, और दूसरे नवयुवकों को भी प्रोत्साहन मिला है। मेरे को यकीन है कि आप इस क्रेडेंट टीवी के माध्यम से आगे हमारे किसान भाइयों को भी, आम सारे दूसरे किसान भाइयों से रूबरू कराएंगे। और ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसको आपने शुरू किया, और मैं इस फील्ड में आपको बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे समस्त किसान भाइयों को भी, कि हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी आमदनी भी हम कैसे बढ़ाएं। उत्पादन तो हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया, अब जरूरत है कि हम आमदनी बढ़ाएं।
राठौर साहब, क्रेडेंट टीवी के इस कार्यक्रम के माध्यम से भविष्य में उन किसान वैज्ञानिकों से हम रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अद्भुत काम किया है। पिछले दिनों में जब यूके गया, फ्रांस गया, वहां पर मैंने बिजनेस कॉन्क्लेव में बात की तो वो स्तब्ध रह गए कि ऐसे किसान भी आपके यहाँ पर हैं। आपको याद होगा कि जैना है कश्मीर के, जब अपने पास आए और उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों ने रुपया दिया पर उन्होंने मछली पालन, कृषि पर्यटन को अपनाया। अब राजौरी में आतंकवाद समाप्त हो गया, कृषि आ गई, और वो कहते हैं कि जो आतंकवाद है वो ढंग से नहीं हल से समाप्त होगा। इसमें आपकी बड़ी भूमिका रही और क्रेडेंट टीवी को तो आज हम स्वाधीनता दिवस पर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उस अभियान का प्रारंभ किया कि भारतीय किसानों की इन उपलब्धियों को देश के देखकर देश का व्यक्ति गर्व करेगा। जो आदमी स्कूल ही नहीं गया, जो आदमी कॉलेज ही नहीं गया, लाखों का पुरस्कार ले रहा है। ईश्वर सिंह कुंडू के अपन ने कार्यक्रम प्रारंभ किया, 44 लाख रुपए की सम्मान राशि मिली। आपको याद होगा श्रवण बाजिया कहते थे खर्चा नहीं चलता, उनको 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला और एक से एक अद्भुत किसान है। और मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय कृषि में जो योगदान राठौर साहब आपने इन किसान साथियों को दिया है, हिंदुस्तान के 13 राज्यों में ये लोग याद करते हैं। पर मैं ये और मानता हूं शिक्षा का बड़ा लाभ होता है। स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, जाना चाहिए, परंतु जो उन्होंने खेतों में सीखा और जिनको आपने समर्थन दिया उसके कारण परिवर्तन आया। इन दिनों देखिए कोविड-19, इसके कारण बड़ी संख्या में बीमारी फैल रही है, पर केरल में शिक्षा ज्यादा है, इस पे वहां पर ज्यादा बीमारी नहीं फैली। भारत में जो नई कृषि शिक्षा लागू हो रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि शिक्षा के रूप में, इसके प्रारूप में आपकी बड़ी भूमिका रही। ये नई कृषि शिक्षा प्रणाली है, इसमें क्या कुछ है? हाँ, सबसे पहले तो ये जो नई शिक्षा प्रणाली थी ये 2015 में ही, मेरे को याद है 25 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री साहब ने रिलीज करी थी। और उसके बाद 2016 में ये हमने हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को मैंडेटरी कर दिया था कि आप इसको शुरू करें। हमारे वर्तमान में तो अभी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मगर उस समय हमारे पास 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो कि स्टेट फंडेड थी या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड थी। हमारे पास आज 4 डीम्ड ICR डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और इसी तरीके से 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एग्रीकल्चर की फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसी तरह से 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और बाकी सारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। इन सबको देख के ये जरूरी हो गया था कि इतना बड़ा जब नेटवर्क है और इस कृषि शिक्षा में स्किल भी है, यानी कि कौशल भी है, ज्ञान के साथ साथ कौशल भी है, तो हमने सबसे पहले ये कोशिश करी कि इस शिक्षा को प्रोफेशनल शिक्षा और एक घोषित की जाए, व्यवसायिक शिक्षा घोषित की जाए, टेक्निकल जिसे एजुकेशन होती है उसी तरीके से, यानी कि इसमें प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाए इस शिक्षा में। तभी हमारे छात्र और छात्राओं को एक उन्नत रास्ता मिलेगा और वो अपने आप को अच्छी तरह से सुदृढ़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस नई शिक्षा नीति जो 2016 में सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कर दी थी, उसको में एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रोफेशनल एजुकेशन घोषित किया गया। दूसरी चीज ये होती है कि किसी भी एजुकेशन में 4 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है ज्ञान जिसको नॉलेज कहते हैं, दूसरा होता है स्किल जिसको हम कौशल कहते हैं, तीसरा कहते हैं टैलेंट यानी कि योग्यता, चौथा कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात रहती है कि हमने ये भी प्रोविजन रखा था कि हमारे जो छात्र हैं जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो खेती बाड़ी का ज्ञान लेने के लिए एक रावे प्रोग्राम शुरू किया था, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। और वो इस तरह से उन्नत और जो विकास, ये जो हमारे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके पास जाके उनसे सीखेंगे कि क्या उन्होंने नए नवाचार किए। उसमें हमने सारा प्रोविजन किया था कि किस तरह से ज्ञान का मतलब है क्या करना है, कौशल का मतलब है कैसे करना है, और योग्यता का मतलब है किस तरह से सरलता पूर्वक और अच्छी तरीके से करना है, और अनुभव का शेयर करने का मतलब है किस तरह से हमें दक्षता बढ़ानी है। इस सब का समावेश बहुत अच्छी तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसी में, एग्रीकल्चर की पॉलिसी में किया है। अब आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी जो पिछले 10 अगस्त को, इसी 10 अगस्त को ये लॉन्च की थी। उसमें उन्होंने रखा कि हर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर नहीं बने, यानी कि जॉब पैदा करने वाले बने, जॉब प्राप्त करने वाले ना बने।
ये दिशा में हमने हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन को 2016 में लॉन्च कर दी थी, जिसके अंतर्गत हमने इस तरह के कोर्सेज रखे थे कि छात्र अपने स्तर पर अपनी उद्यमिता शुरू करें, कि जब इतना बड़े मात्रा में हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अब अपने स्तर पर उद्यम शुरू करें और उस उद्यमिता से अपना जॉब तो प्राप्त करें, साथ में अपने साथियों का भी जॉब प्राप्त करें। तो इसलिए हमने एक स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, मैं एक चीज कह के इस प्रश्न को खत्म करूंगा कि अब अंतिम वर्ष में भले छात्र बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी या कम्युनिटी साइंस या पहले जो होम साइंस होता था, या इस तरह के जितने भी हमारे 11 कोर्सेज हैं, उन सारे 11 कोर्सेज में अंतिम वर्ष में छात्र को एक स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसमें कोई किताबें नहीं होती है। वो रेडी का मतलब है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, यानी कि एक ऐसी योजना सारे साल भर में छात्र ऐसी चीज, ऐसी पढ़ाई करते हैं, ऐसी चीज लर्न करते हैं जिसके द्वारा वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो अपनी उद्यमिता शुरू कर लें। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन का सही सार्थक यही है कि हम हमारे किसानों के साथ मिलके किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और किसान जो उत्पाद बना रहा है उसमें द्वितीय कृषि यानी कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए और हमारी उद्यमिता को आगे दिशा में बढ़ाएं, जिससे कि जॉब प्रोवाइडर बने। इस दिशा में हमने काम किया था, और इस एग्रीकल्चर एजुकेशन के कई और विभिन्न आयाम हैं। प्रथम वर्ष में हमने ये किया था कि प्रथम वर्ष के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें हमने ट्रेडिशनल कोर्सेज लिखे लिए, यानी कि शुरुआत हमने एग्रीकल्चर कैसे शुरू करी। द्वितीय वर्ष में हमने जो कोर्सेज किए वो सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड किए, यानी कि किसी भी विषय में क्या तकनीकी उपलब्ध है, यानी कि तकनीकी हमारे देश में विदेश में क्या उपलब्ध है। तीसरे कोर्स में, तीसरे साल के कोर्स में हमने उनको टैलेंट बढ़ाया, यानी कि उनको कौशल बनाया, उनको उसी तरह से उनकी योग्यता बढ़ाई। एंड चौथे कोर्स में, जो चौथे वर्ष का जो कोर्स है जिसको मैं स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम कहा, उसमें हमने एक तरह से उनको व्यापारी बनाया, ट्रेडिंग सिखाई। एक बहुत अच्छा कोर्स सिलेबस बनाया, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे आएंगे। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो अभी लॉन्च किए इस साल 9 अगस्त को, उसमें बहुत सारी चीजें हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉलिसी को भी ली गई है, और इस दिशा में दूसरे एजुकेशन में भी इसी दिशा में कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है। कई बार गांवों से किसान भाई पूछते हैं कि साहब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एडमिशन ले लें, किसकी मान्यता होनी चाहिए। कई बार सवाल होता है कि साहब जो पता नहीं होगा तो मान्यता तो है। तो ये कई सवाल है और बरसों से लोग बाग अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। तो कहाँ से छात्रों को किस विश्वविद्यालय में या कॉलेज में पढ़ना चाहिए और किसकी मान्यता देखनी चाहिए, इस समस्या का भी समाधान करें। नहीं, दो चीज होती है, एक होता है अप्रूवल और एक होता है एक्रीडेशन। अप्रूवल का मतलब है कि शुरुआत में स्वीकृति देना। राज्य सरकार का मामला है, कृषि शिक्षा हो या कैसी भी शिक्षा हो, राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार ने किसी यूनिवर्सिटी को और किसी कॉलेज को ये मान्यता दे दी है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू कर सकते हो, उनके कोई मापदंड है, उसके हिसाब से वो देते हैं। और उसके बाद वो एक कमेटी भी भेजते हैं, उस कमेटी में कई वाइस चांसलर और सीनियर कलीग्स, प्रोफेसर एंड डीन होते हैं। वो जाके उनके संसाधन देखते हैं उनका, और दूसरा कितने अध्यापक हैं उनके पास, प्रोफेसर हैं, कैसे स्टूडेंट हैं और कैसा कोर्स लगा रहे हैं। उसके बेसिस पे जब राज्य सरकार उसको मान्यता दे देती है, मान्यता का मतलब अप्रूवल दे दिया, स्वीकृति दे देती है, उसके बाद वो कोर्स शुरू कर सकते हैं। मगर उस कोर्स में वैल्यू ऐड करने के लिए, यानी कि उस कोर्स को और अच्छा दूरदर्शी बनाने के लिए, उनको ये जरूरी है, हर प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को, कि वो अंतिम वर्ष होने के बाद, यानी कि 4 साल में जब बच्चा निकल जाएगा, एक बैच निकलने के बाद उनको आईसीआर से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से एक्रीडेशन कराना चाहिए। ये एक तरह का मैंडेटरी भी नहीं है, मगर वैल्यू एड, मैंने जैसे आपको कहा ना कि आप चालू कर सकते हो, मगर और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको एक्रेडिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत सरकार से कुछ योगदान चाहते हैं तो आपको एक्रेडिशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जी, मेरा सवाल ये है, एक बैच निकलने के बाद अगर आईसीएआर से रिकॉग्निशन नहीं हो तो क्या उसको सरकारी विश्वविद्यालयों में नौकरी? आईसीआर रिकॉग्नाइजेशन नहीं देती है। आईसीआर जैसे मैंने कहा ना, रिकॉग्नाइजेशन है, अप्रूवल है, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसमें आईसीआर का कोई रोल नहीं। आईसीआर एक्रीडेशन करती है। एक्रीडेशन का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस,
यानी कि आपकी गुणवत्ता को वो अश्योर करेंगे कि ये सही है, अन्यथा तो वो आपको रोक नहीं सकते हैं। उसमें आईसीआर के पास इस तरह की स्टेचुरी पावर नहीं है। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कर दिया कि केवल मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को छोड़ के सारी एजुकेशन एमएचआरडी के द्वारा ही एक्रेडिटेड होंगी। और वो एक्रेडिटेशन सेल बना रहे हैं जिसमें टेक्निकल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, वेटनरी एजुकेशन है, दूसरी एजुकेशन है, ह्यूमैनिटीज, इन सब के कोर्सेज भी एक्रेडिट एमएचआरडी के थ्रू होंगे। तो हो सकता है आईसीआर के पास अब ये पावर भी नहीं रहे। और मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी है, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन करा लेना चाहिए। आपका एक बैच निकलने के बाद इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें आपकी वैल्यू ऐड होगी और आपके विश्वविद्यालय को और महाविद्यालय को और ज्यादा व्यक्ति देख पाएंगे और उसके कारण आपको निश्चय ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे और गवर्नमेंट से भी फिर आप कुछ फंड ले सकते हैं। इसमें इस तरह की प्रोविजन दिए हुए हैं। डॉक्टर राठौड़, आप भारतीय कृषि के सुपर कंप्यूटर हैं। जब भी चर्चा होती है, कहीं भी मेरे से लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूं कि दुनिया में कृषि, डेयरी, पशुपालन अगर जानकारी लेनी हो तो डॉक्टर राठौड़ को फोन करिए, 1 मिनट बाद जवाब दे देंगे। दूसरी बात यह है, 13 राज्यों के जो किसान वैज्ञानिक हैं, कोई रिक्शा चलाता था, कोई कहीं नहीं, और आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वो सब आपके दिल से जुड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इस कारण आप पर बड़ा दायित्व है। कुलपति के रूप में, एक मेंढक के रूप में है और किसान वैज्ञानिकों के साथी के रूप में। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में आप नया कुछ क्या करने जा रहे हैं? हाँ, इस बार अभी सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमारे विश्वविद्यालय की रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम था। हम प्रति वर्ष करीब 7 करोड़ के करीब ही हम पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार और दूसरे जो फंडिंग मिलती है वो करीब हमारे को 200 करोड़ रुपए के करीब मिलती है। तो वाकई में देखा जाए तो 30% हमें रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। 200 करोड़ में से 60 करोड़ के करीब रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, मगर हम कर रहे हैं केवल 7, जबकि होना चाहिए 60। तो आज वर्त में जरूरी ये है कि हमने अभी कुछ वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने न्यूज़पेपर में भी दिया था, करीब 60 वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब है कि 1 महीने में ही हम छात्रों को ये बताएंगे कि आप अपना उद्यमिता किसी क्षेत्र में, जैसे बी कीपिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, इसी तरह से अगर आपको कस्टम हायरिंग सिस्टम बनाना है, बायो फर्टिलाइजर के फील्ड में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऐसे हमने 60 कोर्सेज बनाए हैं और उनको लॉन्च कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं तो आपके टीवी के माध्यम से सब छात्रों को भी कहना चाहूंगा कि अगर जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, करना चाहता है, वो आए। हम आपको 1 महीने का कोर्स है और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने कॉलेज में तो हम नहीं बुला सकते, हम उसको ऑनलाइन ही कराएंगे। और ऑनलाइन हमने इस तरह से रखा है कि पहले सप्ताह में हम 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल है। दूसरे सप्ताह में थ्योरी हम 40% कर देंगे, प्रैक्टिकल बढ़ा देंगे, 60% कर देंगे। तीसरे सप्ताह में 30% थ्योरी एंड 70% प्रैक्टिकल, एंड चौथे सप्ताह में 20% थ्योरी एंड 80% प्रैक्टिकल। यानी कि प्रैक्टिकल करते हुए आप अपने टीवी पे, अपने कंप्यूटर पे, आपके अपने मोबाइल पे ये देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कोर्स हमने डिजाइन किया और उसके बाद इस कोर्स के दौरान हम ये भी बताएंगे कि बी कीपिंग में आप कैसे लोन ले सकते हो, कैसे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो और कैसे आप उद्यमी बन सकते हो। ऐसे इसी तरह से 60 कोर्सेज हमने लॉन्च किए। एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है और उसकी लास्ट डेट 25 अगस्त की है और हम 31 अगस्त से हम इस कोर्सों को शुरू करेंगे। 1 महीने का कोर्स है। इसी तरह से रिसर्च में भी हमने अब ये देखा है कि अब रिसर्च जरूरत है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे काम में ले, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपके टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनको हम अब एग्रीकल्चर फील्ड में ला रहे हैं और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन फार्म है उन सब में हम इनको प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि किसान भाई आवे और इनको सीखें। अब हमारा मुख्य ध्येय जो है, उद्देश्य वो है कि हम किसानों को उन्नत बीज भी दिलाएं और साथ साथ में किसानों का, अभी तो दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि मार्च के महीने से कोविड-19 के कारण हमने सब कुछ बंद हो गया। अन्यथा तो मेरी तो ये इच्छा थी कि एक बार सारे हमारे जो ये फार्मर साइंटिस्ट है इनको मैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में 3 दिन का एक सम्मेलन करें और 50-60 इनको हमारे किसान भाइयों को
बुलावें और इनको सम्मानित भी करें, और इनको ये भी बताएं कि हम अब नवाचार और किस किस फील्ड में वो करें, क्योंकि ये सब उन्नत, मतलब इन सब का फर्टाइल माइंड है। और ये आज की दिशा में जब इन्होंने पहले वाली रूढ़िवादी चीजों को लेके उसमें नवाचार कर दिया है, तो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके भी ये नवाचार कर सकते हैं। इस दिशा में इच्छा थी मेरी कि हम ये करें, मगर निश्चय ही हमें सहायता, भगवान हमारी सहायता करेगा। और जैसे ही कोविड खत्म होता है और अगले साल की शुरुआत में हम ये एक हमारा 3 दिन का एक सम्मेलन रखेंगे, जिसमें पूरे भारत देश के और आपके अपने ये 54 व्यक्ति जो हैं इनको बुलाएंगे, इनको सम्मानित भी करेंगे और इनको ये भी बताएंगे कि और किस किस फील्ड में ये काम करें। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी। काफी अच्छा काम कर रही है, और हम एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च में, एक्सटेंशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में, कंसल्टेंसी में, टेस्टिंग में, सर्टिफिकेशन में, टेक्नोलॉजी आउटरीच में बहुत सारे फील्ड आयाम हमने शुरू किए हैं। कंसल्टेंसी सेल हमने शुरू किया है और हम कई इंडस्ट्रीज को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। बेसिक आइडिया ये है कि ये जो 7 करोड़ का बजट हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसको हम कैसे बढ़ाते हुए 14 करोड़, 21 करोड़, 35 करोड़ और 60 करोड़ तक हम ले जावें। तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक भूमिका आपकी बहुत बड़ी है, क्योंकि आज 73 साल हो गए स्वाधीनता दिवस को। 30 रुपए कृषि उत्पादन की इनकम है, 130 रुपए में प्रोसेस होने के बाद बिकता है, और जो सामान्य आर्थिक जो सरकार के है उसके अनुसार शहर के मजदूर को ज्यादा पैसे मिलते हैं। एक आपने जो कोशिश की कि भाई एक एक करके बढ़ाएं, आदर्श मॉडल बने। आप देखिए कि कम से कम 25 लोग तो जो आपसे जुड़े हुए थे, कोई रिक्शा चलाता था, कोई झोपड़ी में, आज करोड़ों को व्यापार करने लगे। एक जब तक अपन बड़े कार्यक्रम नहीं कर पाए तब तक वैज्ञानिकों के कार्यक्रम करें, एमबीए छात्रों के करें। इन आदर्श मॉडल को विश्वविद्यालयों को बुला के बैठाना चाहिए, संवाद कराना चाहिए कि स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, पैसे नहीं, सब्सिडी नहीं, लोन नहीं, इसके बावजूद ये लोग बन गए। ये भी अगर शुरू हो जाए विश्वविद्यालय में, बड़ी बात होगी। नहीं, इसमें मैंने सोचा था, मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे तो कोविड के कारण हम ये, अदरवाइज तो मेरी इच्छा थी कि जून जुलाई में जब हम थोड़ा सा फ्री रहते हैं और छात्रों का भी लोड नहीं रहता, उस समय ये सम्मेलन रखने का प्रोग्राम था। मगर अब ये तो कुछ इस तरह का हो गया। मगर निश्चय ही अगले जनवरी फरवरी में जब तक हम सही हो जाएंगे, सितंबर में ये आशा की जा रही है, सितंबर और अक्टूबर में, कि कोविड कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या वैक्सीन आ जाएगी, तो उसके बाद जनवरी फरवरी में हम सम्मेलन रखेंगे और निश्चय ही आप देखना कि हम किस तरह से इसको कार्य को कर सकते हैं। डॉक्टर राठौड़ से हम बातचीत कर रहे थे कि भारत में खेती किसानी का भविष्य कैसे बदलेगा। खेती किसानी में हम आत्मनिर्भर हो गए, पर लघु और मध्यम किसान भी खुशहाली को देख सके। जो अनुभव हमने पिछले सालों में किया, उस अनुभव की शुरुआत में डॉक्टर राठौड़ की बड़ी भूमिका रही। हमें विश्वास है कि हर रविवार को शाम को 7 बजे जिन किसानों से हम मिलेंगे, जिन किसान वैज्ञानिकों से हम मिलेंगे, उनकी कहानियां सुनकर, उनके अनुसंधान को देखकर हमें लगेगा कि भारतीय किसान दुनिया में किसी से कम नहीं। राठौड़ साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वाधीनता दिवस पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के उन किसानों से आपको मिलवाएंगे जो देश के तिरंगे को पूरी दुनिया में फहराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।